चलिए भाई, इतिहास के सेट नंबर 50 पर बात कर लेते हैं। इससे पहले सेट 49 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम आधुनिक भारत में आ चुके हैं और 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रश्न यहाँ पर चल रहे हैं। आज के सेट में इस टॉपिक से ये लास्ट सेट होगा क्वेश्चन का। इसके बाद जो है हमारे शुरू हो जाएंगे ब्रिटिश कालीन भारत में समाचार पत्र और शिक्षा के विकास। यहाँ से फिर प्रश्न आ जाएंगे सेट नंबर 51 से। तो जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वे इससे पहले के सारे प्रैक्टिस सेट जाकर के देख लें, और जो आने वाला एग्जाम है उसको ध्यान में रख करके ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। इनकी व्याख्या से आपका रिवीजन भी होगा और आपको क्वेश्चन के जो एक तरह से ड्राफ्ट है वो समझ में आएंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त हो पाएगी। चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर, सेट नंबर 50 के। और सेट नंबर 50 का पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। इनमें से 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो 19वीं सदी का ही ये पूरा टॉपिक ही है। 19वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, पुनर्जागरण के, वहां से ये प्रश्न है। तो अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग जो सुधारक थे उन्होंने इस प्रकार के प्रयास किए थे। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन से हैं जो पारसी समाज के सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ए सर जमशेद जी, बी सर रुस्तम बहराम जी, सी नवल जी टाटा और डी बहराम जी एम मालाबारी। तो मालाबारी जी के बारे में पीछे हम कई क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने पीछे की व्याख्या नहीं देखी है वो जरूर देख लें, क्योंकि उनकी व्याख्या में आगे के क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर हमने मालाबारी के बारे में काफी विस्तार से बताया है। बहराम जी जो मालाबारी थे, इन्होंने स्त्री अधिकारों के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं। स्त्री अधिकारों के पक्ष में इन्होंने बहुत सारे प्रचार प्रसार किया है। तो ये पारसी समाज से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बहराम जी एम मालाबारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? 3 नाम यहाँ पर हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन है जो संस्कृत भाषा में जिनको महारत प्राप्त था। ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय और डी ये सभी। तो इन तीनों के बारे में पीछे जो व्याख्या हुई है उनमें हमने देखा कि दयानंद सरस्वती गुजराती, हिंदी और संस्कृत भाषा के जानकार थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तो संस्कृत कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज से जो पूरा स्नातक ही किया है, तो ये भी संस्कृत के ज्ञाता थे। और राजा राम मोहन राय को संस्कृत के अलावा अनेक भाषाओं का ज्ञान था। तो ये तीनों ही जो है सुधारक संस्कृत भाषा में प्रवीण थे। ये सही आंसर होगा डी सभी। ठीक है, सभी को संस्कृत भाषा में एक प्रवीणता प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऐसा एक्ट था जिससे जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए कानून पारित किया गया। और ये कहा गया कि 12 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियां हैं उनका विवाह नहीं हो सकता। अगर किसी लड़की की आयु 12 वर्ष नहीं हुई है और उसकी शादी कर ली जाती है तो उसे बाल विवाह के अंतर्गत माना जाएगा और वह कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा द एज ऑफ कंसेंट एक्ट के द्वारा। और ये एक्ट कब पारित हुआ है? क्वेश्चन पूछा गया है। ए 1856 ईस्वी, बी 1891 ईस्वी, सी 1881 ईस्वी और डी 1905 ईस्वी। सही उत्तर होगा बी 1891 ईस्वी में द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया। और इसके द्वारा इसको पारित कराने में एस बंगाली का महत्वपूर्ण योगदान था। बाद में यही अधिनियम, यही प्रावधान जो है शारदा एक्ट में लाई गई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता दें, प्रश्न पूछा गया है कि द एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किस सुधारक ने किया था? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, जो तिलक थे या बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने इस एक्ट का क्या किया है? विरोध किया है। विरोध किया है। और ये विरोध किस आधार पर किया है? ये तो स्त्रियों के पक्ष में था। इसका विरोध इन्होंने इस आधार पर किया है कि इस प्रकार की जो नीतियां हैं, क्योंकि ये कानून किसने बनाया था? जाहिर सी बात है, एक्ट है तो सरकार ही पारित करेगी। तो ब्रिटिश सरकार ने जब ये कानून पारित किया तो तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने यह माना कि अंग्रेजों द्वारा किया गया यह कार्य भारत के सामाजिक जो परंपरा है उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। भारत के जो अंदरूनी मामले हैं, जो सामाजिक मामले हैं, उनमें यह हस्तक्षेप है, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, और एस बंगाली ने इसमें सहयोग किया था और ब्रिटिश सरकार ने इसको 1891 में पारित किया। बाद में क्या हुआ, जब 1930 ईस्वी में द एज ऑफ कंसेंट एक्ट को शारदा एक्ट के रूप में संशोधित कर दिया गया। यानी कि 1930 में इसी द एज ऑफ कंसेंट एक्ट को बदल के क्या कर दिया गया? शारदा एक्ट।
और शारदा एक्ट के द्वारा लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करके कितनी कर दी गई? इसमें लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित कर दी गई। ठीक है, लड़कियों का विवाह 14 वर्ष से कम आयु पर नहीं हो सकता और लड़कों का विवाह 18 वर्ष से कम आयु पर नहीं हो सकता। ये शारदा एक्ट से निर्धारित कर दिया गया, जो 1891 के द एज ऑफ कंसेंट एक्ट की जगह पर लाया गया और बाद में इसमें परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है न्यूनतम विवाह के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के ऑनलाइन ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के ये जो बैच हैं ये रेगुलर बैच हैं और रेगुलर बैच जो है ये 17-18 महीने के बैच होंगे, जिनमें काफी ज्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। दोनों ही विषय के अलग अलग टाइमिंग है। पहला क्लास आपका पॉलिटिकल साइंस का होगा, इसका टाइम है 7:30 बजे से, सुबह की क्लास है सुबह 7:30 से 9 बजे के लिए, और दूसरा क्लास है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के लिए। तो 1.5 घंटे की ये क्लासेस है। अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसमें वीडियो ऑडियो लेक्चर दिए जाएंगे, ई नोट्स और क्लास पीडीएफ दिए जाएंगे, टेस्ट और क्विज इसमें होंगे। ठीक है, और ये बैच जो है स्टार्ट हो चुके हैं, रेगुलर बैच है ये। और जिन बच्चों को आगे अपनी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की पढ़ाई अच्छे से करनी है, आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना है, वे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फायदा ये है कि जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको सीधे क्लासरूम की क्लास मिलेगी, यानी कि जो क्लास आपको पढ़ाई जा रही है ऑफलाइन में उसी को सीधे लाइव किया जाएगा, और जो बच्चे ऑफलाइन में एडमिशन लेंगे उनको भी इससे जोड़ा जाएगा, तो उनके पास ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन के भी पूरे पीडीएफ रिकॉर्ड के साथ मौजूद होंगे, जिसे वे बाद में रिवाइज कर सकते हैं। तो एक काफी डेप्थ में पूरा ये प्रोग्राम है हमारा, जिसमें आपको पूरा फाउंडेशन तैयार कराया जाएगा और आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराया जाएगा। तो जो और ज्यादा इंक्वायरी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर जा सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आने वाली जो वैकेंसीज हैं टीचिंग लाइन में, उनमें जीएस को भी शामिल किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ साकेत आईएएस में जीएस भी चलता है, तो अगर आपको इसके साथ साथ जीएस भी पढ़ना है उसके लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ऑप्शनल तैयार है, अच्छे से तैयार है और जीएस में आप वीक रह गए तो फिर मेरिट में आपको जगह बनाना मुश्किल हो जाएगी। तो आने वाली चुनौती के लिए पहले से ही अपने आप को तैयार करने के लिए आप कांटेक्ट करिए हमसे, और जहां पर जिस सब्जेक्ट से आप यहां पर कनेक्ट होना चाहें उससे कनेक्ट हो सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता था? बड़ा इन्फेक्शन इस समय चल रहा है, गले में खराश वराश हो रखी है, तो बोलने में बड़ी समस्या हो रही है। निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? ये प्रश्न कई बार आ गया है। यानी कि इनमें से कोई एक है जिनके नाम के साथ लोक हितवादी टाइटल लगाया जाता है नाम से पहले। ए गोपाल हरि देशमुख, बी महागोविंद रानाडे, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी ज्योतिबा फुले। इनमें से किसे लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। इनका नाम ही है लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख जो है, इन्होंने एक पत्र निकाला था जिसका नाम था प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर नामक इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, और इस समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने क्या किया? अनेक सुधारवादी लेख लिखे, और इन सुधारवादी लेखों के द्वारा लोगों के विचारों को एक तरह से उन्नत करने का इन्होंने काम किया। और ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। गोपाल हरि देशमुख जो है, इनका संबंध प्रार्थना समाज से था। प्रार्थना समाज के बारे में पीछे बता दिया गया है पूरा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये सब पीछे बता दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे ये। और प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो महाराष्ट्र में की गई थी 1867 ईस्वी में। आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में केशव चंद्र सेन की सहायता से प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसी समाज से, संस्था से जुड़े हुए थे गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख जो थे वो क्या है, इनका जो मेन काम था वो क्या था ना, कि जो इनका ये प्रकाशन था प्रभाकर, इसमें ये प्राचीन ग्रंथों की पूरी व्याख्या करते थे। यानी कि तार्किक आधार पर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को आधुनिक संदर्भ में जोड़ करके उनमें पब्लिक के सामने उनको रखते थे, ताकि सामान्य व्यक्ति का इन धार्मिक ग्रंथों के प्रति जो एक तरह से जुड़ाव है वो अच्छे से हो सके। और इसीलिए इनको लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जाति पाति के विरुद्ध एक किताब लिखी जिसका नाम था जाति भेंट।
एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, जाति भेंट नाम से एक किताब इन्होंने लिखी जिसमें इन्होंने जाति पाति का विरोध किया। ठीक है, तो लोक हितवादी के नाम से ये जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा कब स्थापित हुई थी? पूना सार्वजनिक सभा कब स्थापित हुई थी? ए 1884, बी 1876, सी 1869 और डी 1870। इनमें से कौन सी वो वर्ष है, सन है जब पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी 1870 ईस्वी। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। और ये जो सभा है इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन आते हैं, ये प्रश्न कई बार आ गया है। तो इसके संस्थापक सदस्यों में जो नाम आता है वो कौन कौन है? महागोविंद रानाडे, ठीक है, तारीख ये है, नाम यहां पर नोट कर लीजिए, महागोविंद रानाडे, एमजी रानाडे के नाम से भी इनको जाना जाता है। महागोविंद रानाडे का नाम आता है। और इसमें दूसरा नाम जो आता है गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी दूसरा नाम है जो इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ है। और तीसरा नाम जो इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ है वो है एस एच चिपुल, ये महाराष्ट्र का नाम है, एस एच चिपुड़कर। ठीक है, ये तीन नाम जो हैं ये जुड़े हुए हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना से। इसमें एमजी रानाडे का नाम सबसे ऊपर है, ये कई बार पूछा गया है। ये जो पूना सार्वजनिक सभा है, ऐसा क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई? 1870 में, और बाद में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने की शुरुआत की। तो ऐसा माना जाता है कि ये पूना सार्वजनिक सभा जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत के रूप में इस संस्था को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये कुछ इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत के रूप में इस संस्था को माना जाता है। अग्रदूत क्या होता है? जिसे जो काम बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया उसकी स्थापना से पहले यही काम पूना सार्वजनिक सभा द्वारा किया जाता था। ठीक है, और ये महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी, एक सामाजिक संगठन था ये। और इसका मुख्य कार्य था कि जो उस समय की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, और जो जनता थी उनके बीच में जो है मध्यस्थ का काम करना। यही काम बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ए हरिदास स्वामी, बी शिवदयाल साहब, सी शिव नारायण अग्निहोत्री और डी स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, ये प्रश्न देखो देखने में तो बड़े सरल लगते हैं लेकिन इनमें इतनी समानताएं होती हैं नामों में कि अगर आपने इनको फोकस करके नहीं पढ़ा है तो आपको ऐसा कभी लगेगा ए सही है, कभी लगेगा बी सही है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका है, इनको बार बार पढ़ा जाए, फोकस करके पढ़ा जाए और ना केवल इनके उत्तर जाने जाए बल्कि इनके आंसर, इन नामों को इन घटनाओं से जोड़ करके पढ़ा जाए। तो घटनाएं जब याद आ जाएंगी ना तो नाम भी याद आ जाएगा, क्योंकि इतिहासों में इतने फैक्ट है, कहां तक आप रटेंगे। तो इसलिए इनके पहले हम आंसर जानेंगे और उसके बाद इस घटना से इनको जोड़ेंगे कि ये सत्संग कैसा था, क्यों इसकी स्थापना की गई, इसका उद्देश्य क्या था। तो आंसर इसका है शिवदयाल साहब। ठीक है, शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। सत्संग से आपको समझ में आ रहा होगा संगत टाइप की ये होती थी। तो क्या था ये सत्संग, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो राधा स्वामी थे ना, ये एक महाजन थे। ठीक है, महाजन या इनको बैंकर भी कह सकते हैं, जो कि ऋण देते हैं, उधार पर धन प्रदान करते हैं, सूद का काम करते हैं, वो थे ये। और इनका जो असली नाम है वो क्या था? तुलसी राम। ठीक है, तुलसीदास नहीं, तुलसी राम। तुलसी राम इनका वास्तविक नाम था, लेकिन शिवदयाल साहब के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, तो उस नाम से जाने जाते हैं। और इसके अलावा 1861 ईस्वी में आगरा में इन्होंने ये सत्संग की स्थापना की थी। 1861 ईस्वी में आगरा में इन्होंने
इस राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी शिवदयाल साहब ने, ठीक है। और इस सत्संग में जो लोग शामिल होते थे वो ईश्वर में अपना विश्वास जताते थे, यानी कि ईश्वर में उनकी आस्था होती थी। गुरु की महत्ता को इसमें प्रदर्शित किया जाता था। इसमें संतों का साथ, सत्संग का मतलब ही होता है सद लोगों का या गुरुओं का साथ या ऋषियों का साथ या संतों का साथ। तो संत लोग इसमें इकट्ठा होते थे और ईश्वर में विश्वास, गुरु की महत्ता, इन सब में ये विश्वास करते थे। और ये सामाजिक जीवन यानी कि जो सामान्य जीवन है, सादा जीवन, उच्च विचार है, इस परंपरा का पालन करते थे। और ये मानते थे कि सांसारिक जीवन को त्याग करके ही आप आध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं। इस सत्संग के जो सदस्य थे, विचारधारा थी वो क्या थी, वो ये मानती थी कि आप सांसारिक जीवन में जब होते हैं तो सांसारिक जीवन आध्यात्मिक जीवन से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए अगर आपको आध्यात्म को समझना है तो सांसारिक जीवन को त्यागना पड़ेगा। सांसारिक जीवन को त्यागने का मतलब ये नहीं था कि आपको सन्यासी बनना पड़ेगा, बल्कि आपकी जो सोच है, जो विचारधारा है, उसको आपको आध्यात्म में केंद्रित करना पड़ेगा। आप संसार को देख करके अगर पूरी तरह से उसमें डूब करके आध्यात्म को जानना चाहेंगे तो नहीं जान सकते। इस विचारधारा को इस राधा स्वामी सत्संग के द्वारा शुरू किया गया था। किसके माध्यम से? शिवदयाल साहब के माध्यम से, आगरा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक कौन थे? ए वल्लभ भाई पटेल, बी दादा भाई नौरोजी, सी शिव नारायण अग्निहोत्री और डी रामकृष्ण परमहंस। तो ये सब समाज का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि अपने अपने समूह जो हैं उनको बना करके इन लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा से समाज में परिवर्तन और सुधार लाने के प्रयास किए। तो ऐसा ही एक ग्रुप था, समूह था देव समाज के नाम से। तो पूछा गया है कि इनमें से किसने इस देव समाज की स्थापना की थी? आंसर है इसमें सी शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। ध्यान से इसको समझ लीजिए। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। और ये जो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं, ये ब्रह्म समाज के एक एक्टिव मेंबर थे, सक्रिय सदस्य थे ब्रह्म समाज के, जो कि पीछे राजा राममोहन राय के समय में हम पढ़ चुके हैं। तो ब्रह्म समाज के ये जो सदस्य थे, जब राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई उनके बाद फिर ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई थी। तो जब ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई उसी दौरान 1887 ईस्वी में, 1887 में जो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं, इन्होंने देव समाज की स्थापना की। तो हम कह सकते हैं कि देव समाज कहां से निकला है? ब्रह्म समाज से निकला हुआ है, ब्रह्म समाज से निकला हुआ है। तो ये इसकी मूल विचारधारा के आधार पर काम करता है। और इन्होंने जो है मांस मदिरा के सेवन का विरोध किया और तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर जो है इन्होंने भेदभाव का विरोध किया। बेटा वो पीछे वाली विंडो बंद कर दो, पीछे देखो आवाज आ रही है। तो ये जो इन्होंने देव समाज के संस्थापक के रूप में शिव नारायण अग्निहोत्री का योगदान रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो यूपी स्पेशल जो आपके एग्जाम होने हैं टीजीटी पीजीटी के मई में, उनके लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है इतिहास का। और ये 65 दिन का एक प्रोग्राम है। इस 65 दिन में 65 लेक्चर में पूरे इतिहास को रिवाइज किया जा रहा है, उसकी समीक्षा की जा रही है और उसमें जो अति महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको पढ़ाने के साथ साथ हर एक चैप्टर से मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी 2025 के एग्जाम को फेस करने वाले हैं, मई और जो जून में हो रहे हैं, उनके लिए टारगेट करके ये क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिन बच्चों ने ये कोर्स लिया है उनके जो आउटपुट है वो बता रहे हैं कि इससे उनको बहुत फायदा मिल रहा है। और जो लोग इसमें अभी शामिल होंगे उनके कुछ लेक्चर छूट गए हैं, तो वो सारी रिकॉर्डिंग उसमें पड़ी हुई है पीछे की जाकर के। पूरी रिकॉर्डिंग को आप बार बार, वो रिकॉर्डिंग आपके पास ही रहेंगी कुछ समय के लिए, तो उसको पूरा रिवाइज करके और मॉक टेस्ट के माध्यम से हर एक या दो चैप्टर को लेकर के मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो उनके माध्यम से आप अपने पूरे सिलेबस का बेहद कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसका जल्दी से फायदा उठाइए और इस कोर्स को ज्वाइन करिए। आप लोग जो इसमें अभी शामिल नहीं हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइव क्लास इसकी है, दोपहर को 1 बजे से है। और जो लोग अगर 1 बजे अवेलेबल ना हो उनको रिकॉर्डिंग इसमें पड़ी मिल जाएगी, पीछे की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। इसमें वीडियो ऑडियो लेक्चर है, ई नोट्स हैं, क्लास पीडीएफ्स हैं और टेस्ट और क्विज इसमें आपको मिल रहे हैं। और ये
24 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग देर में शामिल हो रहे हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सारे इसमें लेक्चर रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। आप इस कोर्स को जब परचेज करेंगे तो वो सारी रिकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी उसमें अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ठीक है, इनमें से कौन सा वह बंगाली नेता था, इन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन का विरोध किया? ये अपने आप में कुछ अलग सी बात है कि इन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलन का समर्थन नहीं किया बल्कि उसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि वह परंपरागत जो रीतियां थी, समाज की जो परंपराएं थी, उनका समर्थन करते थे। तो वे कौन हैं इसमें? ए राधाकांत देव, बी नेमिसाधन बोस, सी हेमचंद्र विश्वास और डी हेमचंद्र डे। तो इसमें सही उत्तर होगा राधाकांत देव। राधाकांत देव के बारे में पिछले जो हमारी प्रैक्टिस है 49 में, उसमें इनके बारे में मुझे याद आ रहा है बात हुई है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। काफी ज्यादा इनके बारे में बताया गया। थोड़ा सा हम यहाँ बात करते हैं। ये जो राधाकांत देव है एक बंगाली नेता थे और इन्होंने रूढ़िवादिता का समर्थन करते हुए जो भी सुधार हो रहे थे उस समय, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया या किसी और ने बाल विवाह का विरोध किया, ये इनको अच्छा नहीं लगा। इन्होंने कहा कि समाज की ये जो परंपराएं हैं ये भारतीय समाज के हिसाब से बनाई गई हैं और सुधार के नाम पर इन परंपराओं को बदलना सही नहीं है। और इसी के चलते इन्होंने क्या किया? इसी के चलते इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया है। अब ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनमें से किसने सती प्रथा का समर्थन किया है? तो राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया है, जो कि एक रूढ़िवादी परंपरा थी, लेकिन ये कहते हैं कि यह परंपरा भारतीय समाज का एक अंग है और इसको बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने एक धर्म सभा की स्थापना की 1830 ईस्वी में। राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना की और इस धर्म सभा में इन्होंने ये कार्य किया कि जो भी परंपराएं थी उनको बचाने का इन्होंने काम किया। इन्होंने किसी भी प्रकार के ऐसे आधुनिक सुधार का विरोध किया जो भारत की मूल सामाजिक परंपरा को समाप्त करने वाली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में वर्ष 1914 में किसने की थी? सेवा समिति। ए हृदयनाथ कुंजरू, बी जी के गोखले, सी श्री राम वाजपेयी और डी टी बी सप्रू। तो चलिए जल्दी से बताइए इन चार में से वो नाम कौन सा है जिसने 1914 में वर्तमान प्रयागराज और तत्कालीन इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? कौन सा है वो नाम सेवा समिति के संस्थापक का? प्रयागराज में जिन्होंने स्थापना की थी तो उनका नाम है हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू इसका सही आंसर होगा। और हृदयनाथ कुंजरू ने इस संस्था सेवा समिति की जो स्थापना है वो किस उद्देश्य से की थी? यह उद्देश्य था कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि आदि आती हैं, इन परिस्थितियों में, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से जिन लोगों को नुकसान होता है या जो लोग प्रभावित होते हैं उनको सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से यह काम किया। यानी कि अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए। इनमें से कौन से कानून है जो कि 1856 में पारित हुए? देखो 1856 का समय जो है इसके ठीक एक वर्ष बाद भारत में 1857 का विद्रोह हो गया था। तो 1856 एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष था क्योंकि इनमें कई ऐसे कानून बनाए ब्रिटिश सरकार ने जो उनके हिसाब से सुधार के लिए थे, लेकिन भारत के जो लोग थे उन्होंने ये ऐसे देखा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में, धर्म में और समाज में हस्तक्षेप किया जा रहा है और ये भी 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह का एक कारण बना। तो इनमें कुछ ऐसे नाम हैं, ऐसे अधिनियम हैं जो कि 1856 में पारित हुए थे, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, पहला है धार्मिक असुविधा कानून, दूसरा सती निषेध रेगुलेशन, तीसरा हिंदू पुनर्विवाह कानून और चौथा राज्य हड़प का सिद्धांत या व्यपगत का सिद्धांत। तो कूट के आधार पर आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कानून जो है वो 1856 में पारित हुए हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो ये जो आप देख रहे हैं ना सती निषेध कानून, तो सती निषेध कानून तो हम पीछे बता ही चुके हैं। सती निषेध कानून 1829 में लागू हुआ था, तो वो तो इसमें आएगा नहीं। और इसके अलावा ये जो राज्य हड़प का सिद्धांत है ये 1849
1850 से 56 के बीच में आया था, यानी कि 1849 से लेकर के 1856 तक, तो 1856 तक चला है और उसके बाद तो ये खत्म ही हो गया था। इसमें पूछा है 1856 में, तो ये भी नहीं होगा, और ये 1829 में पारित हुआ है, तो ये दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे, केवल पहला और तीसरा इसमें शामिल हो जाएगा। आंसर है बी, पहला और तीसरा इस 1856 में पारित होने वाले कानून है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये क्या है। धार्मिक असुविधा कानून या धार्मिक निर्योग्यता कानून वास्तव में इसको कहा जाएगा। क्या है ये, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो धार्मिक निर्योग्यता कानून है, ये 1857 के विद्रोह का बहुत बड़ा कारण बना था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, ये धार्मिक निर्योग्यता कानून जब पारित हुआ और जब हिंदू पुनर्विवाह कानून पारित हुआ, इस समय जो है भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? इस समय भारत का जो गवर्नर था वो कैनिंग था, और कैनिंग के समय में ये दोनों चीजें हुई हैं। इस कानून के द्वारा क्या किया गया कि जो लोग ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, अगर ईसाई धर्म को अपना लेंगे तो भी उनकी जो पैतृक संपत्ति है, जैसे मान लीजिए किसी हिंदू ने ईसाई धर्म अपना लिया, तो इससे पहले क्या था कि जैसे ही वो ईसाई बनता था तो हिंदू परिवार से जो उसको संपत्ति या जो उसका पैतृक अधिकार था वो खत्म हो जाता था। इस चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जो ईसाई धर्म लेना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर सरकार एक प्रकार से ईसाइयत का प्रचार प्रसार कर रही थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि वैचारिक समर्थन उनको चाहिए था भारत के लोगों का। तो ऐसे में जो व्यवस्था ये थी कि अगर कोई व्यक्ति 1856 से पहले ये व्यवस्था थी कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता था तो हिंदू धर्म से उसको जो भी संपत्ति, जैसे मान लीजिए किसी पुत्र को पिता की पैतृक संपत्ति विरासत में मिलती है, लेकिन अगर उसने अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया तो उसे पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं था। इस डर की वजह से बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को नहीं अपनाते थे। लेकिन इस कानून ने क्या कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति हिंदू से ईसाई बनना चाहता है तो उसका जो हिंदू समाज में जो पैतृक अधिकार है वो समाप्त नहीं होगा। और जैसे ही ये कानून पारित हुआ, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वे ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे, क्योंकि जैसे ही वो ईसाई धर्म में जाते थे तो ईसाई धर्म के लिए जो सुविधाएं थी वो भी उनको मिलने लग जाती थी, और पहले से जो उनके पैतृक अधिकार थे वो भी उनको मिल जाते थे। तो इससे ईसाई धर्म का बहुत तेजी से प्रसार हुआ। बाद में इसका काफी विरोध किया गया और 1857 के विद्रोह के लिए यह भी एक कारण था। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम में क्या किया गया? हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम में यह कहा गया, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम जो है इसमें जो हिंदू विधवा होती थी उनको दूसरा विवाह या पति की मृत्यु के बाद विवाह करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी, कानूनी अधिकार उनको प्राप्त हो गया था जो कि पहले से नहीं था। ठीक है, बाकी का ये जो है ये विलियम बेंटिंक के समय में लागू किया गया था 1829 का सती निषेध अधिनियम, और राज्य हड़प का जो सिद्धांत है ये डलहौजी के समय में लागू किया गया था 1949 में। ठीक है, तो व्यापक इसकी जानकारी ये हमने दी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इन चारों ऑप्शन से अलग अलग 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध था? ठीक है, ये जो तारकेश्वर आंदोलन था 1924 का, इनमें से किसके विरुद्ध था? ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार, बी, हिंसा, सी, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, और डी, सांप्रदायिकता। तो इस तारकेश्वर आंदोलन का जो संबंध है वो मंदिरों, मठ और मंदिरों में जो भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ था। मठ और मंदिर के जो महंत थे वो भ्रष्टाचार करते थे, उसके खिलाफ ये तारकेश्वर आंदोलन बंगाल में 1924 में शुरू किया गया। और इस आंदोलन के जो एक प्रकार से आरोप थे इस आंदोलन में लगाए गए थे, वे किस पर थे? महंत या मठाधीशों पर। इसमें ये कहा गया कि जो भ्रष्ट महंत हैं उनकी वजह से ये जो खासतौर से तारकेश्वर का जो शिव मंदिर था उसका जो महंत थे उनके विरुद्ध ये अभियान शुरू किया गया था बंगाल में, और इसके द्वारा बाकी मंदिरों में भी जो भ्रष्टाचार है उस पर यहाँ पर आवाज उठाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ए, जोनाथन डंकन, बी, सर विलियम जोन्स, सी, वॉरेन हेस्टिंग्स, और डी, विलियम बेंटिंक। तो इसका सही उत्तर होगा बी, सर
विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने ये बड़ा ही अच्छा काम किया, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना की गई तो इसके माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति और भारत की जो धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है ये लोगों के सामने आई और भारतीय समाज भी इससे धीरे धीरे जुड़ा। तो इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, इन्होंने इसकी स्थापना इसी उद्देश्य से की थी। क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य था भारतीय संस्कृति और जो इनके प्राचीन ग्रंथ हैं उन पर अनुसंधान किए जाएं और इन अनुसंधान के माध्यम से जो एक तरह से हमारी भारतीय विरासत है उसको सजोया जाए, संभाला जाए। यह काम सर विलियम जोन्स ने किया। ये इनका एक तरह से भारतीय संस्कृति में किया गया ये महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इनमें से किसने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था? ए हेनरी विवियन डेरोजियो, बी डेविड हेयर, सी द्वारिका नाथ टैगोर और डी प्रसन्न कुमार टैगोर। तो सही उत्तर है इसमें ए हेनरी विलियम डेरोजियो। हेनरी विलियम डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन जो है शुरू किया था और इस यंग बंगाल आंदोलन को शुरू करने का समय था 1828। ठीक है, 1828 में यह आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना, सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान जो दिए जाते हैं उनमें भारतीयों के साथ भेदभाव ना किया जाए। इन सारी चीजों के लिए डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन जो है बंगाल में शुरू किया। और यंग बंगाल आंदोलन जो है ये फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रेरित था। फ्रांस की जो क्रांति है उससे प्रेरणा प्राप्त करके हेनरी विवियन डेरोजियो ने जो वहां की जनता थी उसके अधिकारों के लिए मांग की और ये आंदोलन चलाया। और ये जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं इनके बारे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं ये कहते हैं कि ये अपनी जाति के पिता और आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये प्रश्न एक बार पूछ लिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो को क्या कहा है? अपनी जाति के पिता, अपनी जाति के पिता कहा और कहा कि ये आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक, ये प्रश्न थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, शब्दों को फिर से हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक निम्नलिखित में से किस पर विश्वास करते थे? महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की थी तो उनके जो संस्थापक थे उनके विचार क्या थे? यानी कि परमहंस मंडली की जो स्थापना की गई थी वो इनमें से किस उद्देश्य के लिए की गई थी और परमहंस मंडली इनमें से किस मत पर विश्वास करती थी? ये प्रश्न आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। ए जाति के आधार पर सामाजिक दूरी रखने में विश्वास करती थी, बी जाति प्रथा का महिमा मंडन, सी विधवा पुनर्विवाह का निषेध और डी एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करती थी परमहंस मंडली। आंसर डी इसका सही उत्तर है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। 1889 में बंबई में महाराष्ट्र के बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। 1849 में जो है आज का जो मुंबई है वो तब में बंबई के नाम से जाना जाता था। 1849 में बंबई में इसकी स्थापना की गई परमहंस मंडली की। और इस जो मंडली थी ये एक सामाजिक धार्मिक समूह था और इसमें दुर्गा राम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग और उनके जो दूसरे मित्र थे उनके द्वारा ये कार्य किया गया। और यह माना जाता है कि महाराष्ट्र में इसके द्वारा जो सामाजिक धार्मिक एक प्रकार से प्रचार प्रसार है, जागरूकता है, उसके लिए कार्य किया गया। और इसमें जो जाति प्रथा का विरोध किया गया था, जाति नियमों को तोड़ने की बात कही गई और ये कहा गया कि चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सब एक ही परम पिता की परम संतानें हैं, इसलिए जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी? किसने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया?
ए मदन मोहन मालवीय, बी एनी बेसेंट, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी मैडम HP ब्लावत्स्की। और इसमें आपको बताना है कि जो आज का BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसका जो आरंभिक स्थापना थी वह किसके द्वारा की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये। और BHU की जो आरंभिक नाम है वो क्या था, सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल के नाम से इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल के नाम से 1858 ईस्वी में 1898 में इसकी स्थापना की थी। और यही सेंट्रल हिंदू स्कूल आगे चल करके 1916 ईस्वी में जो है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। 1916 ईस्वी में BHU के नाम से ये जाना गया। और BHU के नाम में परिवर्तित करने वाले जो थे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या BHU का नाम दिया। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि BHU की स्थापना किसने की, तो मदन मोहन मालवीय होगा। लेकिन सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की, इसका आंसर एनी बेसेंट होगा। इन दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और मदन मोहन मालवीय ने जिस BHU की स्थापना की थी, वर्तमान में ये इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, 1853 ईस्वी में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक थे तथा समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने सम्मति आयोग अधिनियम 1881 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष किया था। बताइए इनमें से कौन वो नाम है जिनके बारे में ये बातें कही गई हैं। इनका नाम पीछे चर्चा में आ चुका है। अगर उनको आप पहचान रहे हैं तो फटाफट बताइए कि जो ऊपर कथन लिखा है इनमें से किस व्यक्ति या व्यक्तित्व के साथ उस बात को आप मैच करते हैं। तो ए दादा भाई नौरोजी, बी एम मालाबारी, सी BP वाडिया, डी नौरोजी फरदोनजी। सही उत्तर होगा बी एम मालबारी। BM मालबारी के लिए यह कथन कहा गया है। और BM मालबारी जो है, इनका जन्म मई 1853 में गुजरात के बड़ोदरा में हुआ था। ये पश्चिम भारत में रहने वाले पारसी समुदाय से संबंधित थे। ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, लेखक थे, समाज सुधारक थे। और इन्होंने इंडियन इंस्पेक्टर नाम से और वॉयस ऑफ इंडिया के नाम से पत्रों का संपादन किया था। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया संपादन भी इन्हीं का है, ध्यान रखना, वॉइस ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन्होंने 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट या हिंदी में उसको लिखा गया है, ये जो कहल है यहाँ पर देखिए, सम्मति आयोग अधिनियम, इसको पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, BM मालाबारी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ये जो यहाँ पर नाम लिखे हैं, एक तरफ संगठनों के नाम लिखे हैं, कोई एक है जो सही नहीं है, उसी को आपको आंसर बताना है। तो ए राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, बी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती आर्य समाज, और डी महागोविंद राणा डे थियोसोफिकल सोसाइटी। ये जो सोसाइटी इधर चली गई है ना, इस सोसाइटी को इधर ले आओ भाई, थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसोफिकल इधर रह गया, सोसाइटी उधर चली गई है। तो साथ साथ इसको बिठा दीजिए। अब बताइए इनमें से कौन सा एक कूट है जो सही नहीं है, यानी कि कोई एक ऐसा है जो गलत है। जी हाँ, और वो है डी महागोविंद राणा डे। क्योंकि पीछे जो व्याख्या हमने पढ़ी उसमें हमने जाना था कि ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी, थियोसोफिकल सोसाइटी का संबंध महागोविंद राणा डे के साथ ना होकर के इसकी जो संबंध था वो किसके साथ था, इसका संबंध एनी बेसेंट के साथ था और अन्य जो तमाम इससे जुड़े हुए सदस्य थे उनके साथ इस थियोसोफिकल सोसाइटी का संबंध था। जबकि महागोविंद राणा डे ने किसकी स्थापना की है, महागोविंद राणा डे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, बाकी सब सही है। आगे, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। फिर से इसी प्रकार का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग आत्मीय सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, और डी राधा स्वामी सत्संग, और इसके सामने लिखा है तुलसी राम। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है।
तो इसमें अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आंसर दीजिए, और आंसर आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं पीछे, अगर व्याख्या पढ़ी है तो आंसर दे लेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं तो इसमें बी वाला गलत है। बी गलत इसलिए है क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा नहीं की गई थी, क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले राजा राम मोहन राय ने ही की थी 1815 ईस्वी में। पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने फिर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर का जो संबंध है वो इससे नहीं है। और ये जो राधा स्वामी सत्संग है ना, ये जो तुलसी राम है, इनका नाम पीछे हमने बता दिया था। अगर इनका वास्तविक नाम नहीं आपको पता होता तो आप यही क्वेश्चन लगा देते कि ये नहीं होगा। इसलिए व्याख्या को अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। आंसर बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पीछे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा गया कौन सा सुमेलित है। ए देव समाज बनारस, बी भारत धर्म महामंडल दिल्ली, सी सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, और डी राधा स्वामी सत्संग लाहौर, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो इनमें 3 गलत हैं और 1 सही है। पीछे क्या था? 3 सही थे, 1 गलत था। यहाँ पर क्या है? 3 गलत है, 1 सही है। तो वो 1 सही आपका आंसर होगा, और वो कौन सा होगा? सी सनातन धर्म रक्षणी सभा का संबंध कलकत्ता से है। बाकी तीनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्यों? ये देखो, ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था सनातन धर्म रक्षणी सभा, और इसका समय है 1883 में, ठीक है। 1883 में 1883 में कलकत्ता में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना हुई थी। जबकि बाकी सुमेलित नहीं है, क्योंकि देव समाज की स्थापना बनारस में नहीं बल्कि लाहौर में हुई थी। ये जो देव समाज है इसकी स्थापना लाहौर में हुई थी। और इसके अलावा इसकी स्थापना पीछे हम बता चुके हैं, शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, ठीक है। और ये जो धर्म महामंडल है वह हरियाणा में स्थापित हुआ था, न कि दिल्ली में। यह दिल्ली में स्थापित नहीं हुआ था, बल्कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? हरियाणा में हुई थी, ठीक है। यहाँ दिल्ली से जोड़ा गया इसलिए इसको गलत माना गया है। इसके अलावा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना लाहौर में नहीं बल्कि कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। पीछे हम बता चुके हैं आपको। इसमें केवल 1 ही सही है, देव समाज की स्थापना लाहौर में हुई थी 1883 ईस्वी में, ठीक है। सॉरी, ये पीछे व्याख्या जो हमने की है उसको समझना। देव समाज की स्थापना क्या पूछा? सुमेलित है, हाँ। तो सुमेलित है, सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1883 ईस्वी में। देव समाज की स्थापना लाहौर में। जो अभी हमने बोला उसको फिर से करेक्ट करके समझ लेना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न, लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिरीजियो, बहिष्कृत हितकारणी, ज्योतिबा फुले, थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकाट, और डी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। इसमें भी क्या है? 3 सही हैं, 1 गलत है, और वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है बी, ठीक है। बी सुमेलित नहीं है क्योंकि बहिष्कृत हित कारणी सभा की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने नहीं बल्कि BR अम्बेडकर ने की थी, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर ने की थी। अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए, जाति विभेद को समाप्त करने के लिए। और ज्योतिबा फुले का जो योगदान था वो किससे था? ज्योतिबा फुले जो है इनका संबंध, ज्योतिबा फुले का संबंध भी जो जाति समाज से ही था। जातियों के को जो निम्न जाति के साथ भेदभाव किया जाता था उसको दूर करने के लिए था, लेकिन इस संगठन की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। ये प्रश्न पीछे आ चुका है। हम ज्योतिबा
फुले के आंदोलन के बारे में पीछे बात कर चुके हैं, काफी विस्तार से बात कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आपको मिल गया। बहिष्कृत हितकारिणी का संबंध बी.आर. अम्बेडकर से है, ना कि ज्योतिबा फुले से। बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 50वां प्रैक्टिस सेट। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 51 जो है वो होगा आधुनिक भारत, यानी कि ब्रिटिश कालीन भारत में स्वतंत्रता, यानी जो ब्रिटिश कालीन भारत में प्रेस, शिक्षा, समाचार पत्रों के विकास से।